नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ भी ईएसआई एक्ट को देख रहे हैं। ईएसआई एक्ट को हमने चैप्टर वाइज 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट किया है। आज हम देखेंगे चैप्टर 8 को। चैप्टर 8 हमारा कुछ मिसलेनियस प्रावधान की बात करता है। जो प्रावधान चैप्टर 1 से लेकर 7 तक कवर नहीं है, वह मिसलेनियस में सभी को डाला गया है। चैप्टर 8 यह लास्ट चैप्टर है, लेकिन इसके बाद जो एक सेक्शन बचा हुआ है वो है इसमें शेड्यूल छोटा सा है, उसमें सिर्फ इंजरी और ऑक्यूपेशनल डिजीज की बात है। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है। देखते हैं ईएसआई एक्ट का लास्ट चैप्टर मिसलेनियस। पहला सेक्शन 87। सेक्शन 87 एग्जेम्पशन ऑफ अ फैक्ट्री। एग्जेम्पशन की बात करता है, यानी छूट की बात करता है। किसका? ऑफ अ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट। फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट के एग्जेम्पशन यानी छूट की बात करता है, जिस पर ईएसआई एक्ट लागू नहीं होगा, ऐसे। या किसके? क्लास ऑफ फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट, यानी एक क्लास ऑफ फैक्ट्रीज यानी पूरे ग्रुप, समूह की फैक्ट्रीज, समूह की एस्टेब्लिशमेंट, इस तरह की बात। तो क्या प्रावधान है, देखते हैं। द गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया। किसी एक स्पेसिफिक एरिया में किसी फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है फ्रॉम दिस एक्ट फॉर अप टू 1 ईयर। क्या है टाइमिंग? फॉर अप टू 1 ईयर विद रिन्यूअल अलाउड। उसे रिन्यूअल अलाउड रहेगा कि बियॉन्ड 1 ईयर वो बाद में उसे रिन्यू करवा सकता है, यानी एग्जेम्पशन को बढ़ाया जा सकता है फॉर सिमिलर पीरियड और बोथ। तो ये था हमारा सेक्शन 87। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एग्जेम्पशन ऑफ अ फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट किस में है? 87 में। अब 88 देखते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 88 क्या है? सेक्शन 88 एग्जेम्पशन ऑफ अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। यहाँ एग्जेम्पशन ऑफ अ पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन की बात की गई है। अभी हमने क्या देखा? 87 में क्या था? एग्जेम्पशन ऑफ किस चीज का? फैक्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो 87 पूछा जाए तो फैक्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, जो कि एग्जेम्पशन मिलता है वहां पर। सेक्शन 88 में किसी पर्सन को, किसी लोग को प्रॉपर एग्जेम्पशन दिया जाता है। प्रावधान क्या है? द गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन इन स्पेसिफाइड फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम दिस एक्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन। जब वो ऐसा कंडीशन आएगा गवर्नमेंट के पास, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है। किस प्रावधान के तहत? 88 के तहत। तो यहाँ से हमने दो प्रावधान देखे, 87 और 88। 87 फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, और 88 पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन। तो ये दोनों जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 89। सेक्शन 89 क्या कहता है? कॉरपोरेशन टू मेक रिप्रेजेंटेशन, यानी कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार होगा। किस केस में? वो देखते हैं। नो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 87 और 88 शैल बी ग्रांटेड विदाउट गिविंग द कॉरपोरेशन एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इट्स व्यूज विच मस्ट बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या प्रावधान है? 87 और 88 जो हमने देखा उससे रिलेटेड है। 87 में हमने क्या देखा? छूट दी जाएगी, एग्जेम्पशन। किसको? फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट को। दूसरा क्या देखा हमने? 88 में देखा कि वहां किसी एम्प्लॉयज या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को छूट दिया जाएगा। तो 89 कहता है कि यदि इस दोनों को जब छूट दिया जाएगा, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, तो कॉरपोरेशन को, यहाँ पर कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार होगा। बिना इसके व्यूज को जाने कोई डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लेगा। इसके व्यूज को भी कंसीडर किया जाएगा, मस्ट बी कंसीडर्ड। तो ये था हमारा सेक्शन 89। इस तरह से आपको याद हो गया होगा 87, 88 और 89। 87 कहता है फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट को छूट दी जाएगी। 88 कहता है एम्प्लॉयज या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को छूट दी जाएगी। 89 कहता है
कि दोनों को छूट देते समय ईएसआईसी यानी कॉरपोरेशन के व्यूज को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। तो इस तरह हमारा 3 है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 90 जो है एग्जेम्पशन ऑफ फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। अब ये 87 से मिलता जुलता है, एग्जेम्पशन ऑफ अ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट से, बट वो नॉर्मल केस में था और इसमें है बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है 87 और 90 में कि दोनों में फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के एग्जेम्पशन की बात की गई है, परंतु वह नॉर्मल केस के लिए था और यह जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के लिए है उसकी बात है। प्रावधान क्या कहता है? द गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट, यानी यहाँ गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किसका? लोकल अथॉरिटी का, इफ एम्प्लॉयज रिसीव बेनिफिट्स इक्वल टू और बेटर देन दोज अंडर द एक्ट आफ्टर कंसल्टिंग द कॉरपोरेशन। यदि कोई लोकल अथॉरिटी है या गवर्नमेंट की इकाई है, यदि वह हमसे यानी ईएसआईसी से ज़्यादा बेटर या इक्वल या बेटर, यदि उसे ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहे हैं तो फिर कॉरपोरेशन का यह नियम उसके लिए एग्जेम्पशन हो सकता है। तो हमने देखा कि 90 एग्जेम्पशन की बात करता है किसके? यूनिट, गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के, लोकल अथॉरिटी के। तो लोकल अथॉरिटी यदि और गवर्नमेंट यदि ईएसआईसी से बेटर फैसिलिटी ऑलरेडी दे रही है तो हम उसे ईएसआईसी के फैसिलिटी लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे और उसे एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। यह था हमारा सेक्शन 90। नेक्स्ट है सेक्शन 91। सेक्शन 91 क्या कहता है? एग्जेम्पशन फ्रॉम वन और मोर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। किसी को एक प्रोविजन या एक से अधिक प्रोविजन से भी एग्जेम्पशन मिल सकता है। यह है 91। प्रावधान क्या है? द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विद द कंसेंट ऑफ द कॉरपोरेशन, यहाँ भी कॉरपोरेशन का कंसेंट होना आवश्यक है, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, यानी ऑफिशियल गैजेट में निकाल करके, एग्जेम्प्ट एनी एम्प्लॉयज और क्लास ऑफ एम्प्लॉयज इन एनी फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट और class of factories or establishment from one or more the provisions relating to the benefit provided under this act। ओवरऑल यहाँ पर यह बात कही गई है कि किसी एम्प्लॉयज को कॉरपोरेशन के कंसेंट से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे एग्जेम्प्ट कर सकती है, किससे? वन और मोर प्रोविजन से। नेक्स्ट है सेक्शन 91A। सेक्शन 91A क्या बात करता है? एग्जेम्पशन टू बी आइदर प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है या रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। जैसे आज के दिन में प्रोस्पेक्टिव यानी भावी आगे आने वाले समय के तारीख से उसे लागू किया जा सकता है या प्रीवियस किसी दिन से भी उसे लागू किया जा सकता है, जैसा कि सुटेबल हो। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 87, 88, 90, 91 कैन टेक इफेक्ट prospectively और retrospectively as specified in the notification। जैसा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होगा 87 के तहत, जिसमें हमने देखा था कि फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट को, 88 एम्प्लॉयज या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को, या फिर यहाँ 90 में गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के इकाइयों को। इस तरह से जिनको भी यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलता है वह प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, यानी आगे के तारीख से भी लागू किया जा सकता है या पीछे के तारीख से भी लागू किया जा सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 91A। नेक्स्ट है सेक्शन 91B। सेक्शन 91B क्या कहता है? मिसयूज ऑफ बेनिफिट्स। द गवर्नमेंट में रिवोक बेनिफिट्स फॉर इंश्योर्ड पर्सन मिसयूजिंग देम आफ्टर गिविंग द फैक्ट्री एम्प्लॉयज एंड रिलेवेंट ट्रेड यूनियन अ चांस टू बी हियर्ड। आईपी के ऊपर एक्शन लिए जाएंगे मिसयूज के टाइम। यदि मिसयूज किया है तो उसको हियरिंग का भी टाइम मिलेगा। हियरिंग किसको किसको? या तो फैक्ट्री, एम्प्लॉयज और यूनियन, ट्रेड यूनियन, इन लोगों को हियरिंग का चांस यानी उसे अपने पक्ष रखने का समय भी दिया जाएगा। ये था हमारा सेक्शन 91B। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 91C। 91C क्या कहता है? राइटिंग ऑफ लॉसेज, यानी जो हमारे लॉस है उसे
राइट ऑफ कर देना। द कॉरपोरेशन में राइट ऑफ इरिकवरेबल, जो हमसे रिकवरेबल नहीं होता, जैसे किसी को बेनिफिट्स दिया जा चुका है, किसी का कंट्रीब्यूशन हमारे पास पेंडिंग था, परंतु वह कंपनी बंद हो गई, इस कंडीशन में वह बंद करके चला गया, उसके बारे में कुछ पता नहीं है हमें, जो कि इरिकवरेबल है, रिकवरी पॉसिबल नहीं है, उसे राइट ऑफ किया जा सकता है। कंट्रीब्यूशन हो, इंटरेस्ट हो, डैमेजेज हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन सेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे तय करती है, इस कंडीशन में हम इरिकवरेबल अमाउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 92। सेक्शन 92 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस। कॉरपोरेशन को कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है, उसका पावर सेक्शन 92 में है। क्या कहता है प्रावधान? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट, इनको निर्देश दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट ऑन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट एंड इशू डायरेक्शन टू द कॉरपोरेशन फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन विच मस्ट बी फॉलोड। यह वर्ड आया है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू कर सकती है। नेक्स्ट, सेक्शन 93। सेक्शन 93 कहता है कॉरपोरेशन ऑफिसर्स एंड सर्वेंट टू बी पब्लिक सर्वेंट। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट है। कैसे पूछा गया है कि कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स होंगे वह क्या कहे जाएंगे? पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, etc ऐसे ऑप्शंस थे। तो यहाँ क्लियर किया गया है सेक्शन 93 में। आप सेक्शन को याद रखेंगे कि सेक्शन 93 है किससे रिलेटेड, कि ESIC के जो एम्प्लॉयज होंगे, ऑफिसर्स होंगे, वह पब्लिक सर्वेंट कहे जाएंगे। ऑल ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द कॉरपोरेशन आर कंसिडर्ड पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द IPC। यहाँ ये भी है। हमारा सेक्शन 93 कहता है कि कॉरपोरेशन का कोई भी एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स पब्लिक सर्वेंट कहे जाएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होंगे वो। नेक्स्ट, सेक्शन 93A। सेक्शन 93A liability in case of transfer of establishment। When a factory or establishment is transferred, कोई फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट ट्रांसफर किए जाते हैं, बोथ द एम्प्लॉयर एंड द ट्रांसफरी आर जॉइंटली लिएबल फॉर कंट्रीब्यूशन एंड अदर अमाउंट्स ड्यू अप टू द ट्रांसफर डेट। इसमें दोनों, जो प्रीवियस एम्प्लॉयर और जिसके पास ट्रांसफर किया गया है, दोनों जॉइंटली लिएबल होंगे। ऐसा नहीं कि जिसने बेच दिया या जिसने खरीद लिया कोई एक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नहीं, लिएबिलिटी उसकी होगी फॉर पेइंग कंट्रीब्यूशंस। ये था सेक्शन 93A। नेक्स्ट है सेक्शन 94। सेक्शन 94 कंट्रीब्यूशन ETC की बात करता है। किस केस में? ड्यू टू कॉरपोरेशन टू हैव प्रायोरिटी ओवर अदर डेब्ट्स। कंट्रीब्यूशन एंड अदर अमाउंट्स ड्यू टू द कॉरपोरेशन हैव प्रायोरिटी ओवर अदर डेब्ट्स इन इंसॉल्वेंसी और कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स एज स्पेसिफाइड बाय रेलेवेंट लॉज। यहाँ प्रायोरिटी की बात की गई है, मेनली प्रायोरिटी, यानी ESI एक्ट को प्रायोरिटी दिया गया है अदर डेप्थ के ऊपर। यानी जब कुछ कंट्रीब्यूशन बाकी है उसे रिकवर करना है और दूसरे तरह की कुछ उसके यहाँ लिएबिलिटीज है, तो ESI कॉरपोरेशन को उसकी लिएबिलिटी अधिक है, प्रायोरिटी अधिक है, यानी पहले उसे ESI कॉरपोरेशन के ड्यूज को चुकाना होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 94A। यह कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर में क्या है? द कॉरपोरेशन और स्टैंडिंग कमिटी में डेलीगेट इट्स पावर, यानी यह पावर अपना किसी को दे सकता है। किसे? एंड फंक्शन टू ऑफिसर्स और ऑथोरिटीज सबऑर्डिनेट टू इट सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। यह डेलीगेशन ऑफ पावर है, किसी को पावर ट्रांसफर करने की बात है 94। नेक्स्ट है सेक्शन 95। ये क्या कहता है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अब कॉरपोरेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट आफ्टर कंसल्टिंग द कॉरपोरेशन। ये वर्ड है, आफ्टर कंसल्टिंग द कॉरपोरेशन एंड विथ प्रायर पब्लिकेशन। नेक्स्ट है दीज रूल्स कैन कवर वेरियस मैटर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज लिमिट्स, कंट्रीब्यूशंस, मेडिकल बेनिफिट्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ द कॉरपोरेशन। ये चार चीजें हैं। क्या क्या? मेन एम्प्लॉयज लिमिट, कंट्रीब्यूशन, मेडिकल बेनिफिट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द कॉरपोरेशन। इसके बारे में गवर्नमेंट रूल बना सकती है। कैसे? कंसल्टिंग विद द कॉरपोरेशन। नेक्स्ट
सेक्शन 95 का दूसरा पार्ट ये। सेक्शन 95 में हमने 2 पॉइंट देख लिए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका है रूल्स कैन बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बट कैन नॉट बी नेगेटिवली इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स अदर देन द कॉर्पोरेशन। यहाँ पर किसी को नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने चाहिए उस रूल के रेट्रोस्पेक्टिव लागू होने से। नेक्स्ट है रूल्स विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट एंड हैव द फोर्स ऑफ लॉ। यह एक कानून की तरह होगा और ऑफिशियल गजेट में इसे पब्लिश किया जाएगा। रूल्स मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के समक्ष इसे जरूर रखे जाएंगे। एंड कैन बी मॉडिफाइड और एनुल्ड बाय बोथ हाउसेज, दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा इसे मॉडिफाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 96 कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। हमने इससे पहले देखा 95 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, और 96 हम देख रहे हैं पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, आपसे जो पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन इसी टाइप से सेक्शन से ही पूछे जाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का पावर कहाँ है रूल बनाने का, तो 96 में। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहाँ है, तो 95 में। नेक्स्ट देखेंगे फिर। और इसमें क्या है एक बार देख लेते हैं। ऑथोरिटी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स आफ्टर कंसल्टिंग द कॉर्पोरेशन एंड प्रायर पब्लिकेशंस, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है कॉर्पोरेशन के कंसल्ट से। नेक्स्ट है इसका स्कोप क्या है, स्कोप है रूल्स कैन कवर, क्या क्या कवर करेगी, ईआई कोर्ट, जैसा कि हमने पीछे भी देखा है पीछे के चैप्टर में कि ईआई कोर्ट की स्थापना कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है रूल बनाने की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, जजेज क्वालिफिकेशन, प्रोसीजर, फीस इत्यादि ये सब डिसाइड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है स्कोप इसके इस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी। आपको यह भी मैंने पहले बताया है कि हमारे पास ESIC के हॉस्पिटल्स हैं, ESIS के हॉस्पिटल्स हैं इत्यादि। तो एस के हॉस्पिटल यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो चलाती है वो। तो एस के हॉस्पिटल्स, एस के डिस्पेंसरी, इस तरह से मेडिकल इंस्टीट्यूशन को भी चलाने का काम स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो इसलिए उसके लिए रूल भी स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। नेक्स्ट है मेडिकल बेनिफिट, स्टाफ, इक्विपमेंट एंड सर्विस कंडीशन, ये सारे स्कोप भी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। तो ये था हमारा 96 का 2 पार्ट। आगे देखते हैं 96 में 2-3 और प्रावधान है, वो है इफेक्टिवनेस। रूल्स टेक इफेक्ट आफ्टर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, यानी जब रूल बन जाएगा तो वह ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होने के बाद ही वह टेक इफेक्ट होगा, यानी लागू होगा। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, रूल्स मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी स्टेट जो रूल बनाएगी उसे स्टेट लेजिस्लेटिव के सामने जरूर प्रेजेंट करने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 97 क्या है, पावर ऑफ कॉर्पोरेशन टू मेक रूल्स। अभी हमने देखा 95, 96 और 97। 95 में सेंट्रल गवर्नमेंट, 96 में स्टेट गवर्नमेंट, 97 में कॉर्पोरेशन। यह एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन कि सेक्शन 95, 96, 97 तीनों में से कौन किस से संबंधित है, कौन किस सेक्शन के अधीन रूल बना सकता है। तो अब हम देख रहे हैं 97 कॉर्पोरेशन का पावर। द कॉर्पोरेशन कैन मेक रेगुलेशन आफ्टर प्रायर पब्लिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इट्स अफेयर एंड इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट, यानी अपने एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए और एडमिनिस्टर के लिए कॉर्पोरेशन भी रूल बना सकती है। यह था हमारा सेक्शन 97। 97 में कुछ और भी प्रावधान है, वो हम देखते हैं। इसका स्कोप क्या क्या है, सेक्टर क्या क्या है, कौन कौन से सेक्टर पर ये काम करेगी। सबसे पहले मीटिंग का टाइम क्या होगा, प्लेस कहाँ किए जाएंगे, प्रोसीजर क्या होगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन के लिए पहला था मीटिंग रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन का कलेक्शन और असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट है मेडिकल सिकनेस सर्टिफिकेशन एंड क्लेम्स, सर्टिफिकेशन की बात भी है यहाँ पर। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एलिजिबिलिटी क्या होगी एंड प्रोसीजर क्या होगा उसका। मैटरनिटी बेनिफिट के लिए यहाँ सिकनेस की बात थी, यहाँ मैटरनिटी बेनिफिट की बात थी, यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात है, यहाँ मीटिंग की बात है। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर रिसीविंग एंड सस्पेंडिंग बेनिफिट्स, किसी को
बेनिफिट रिसीव होने में और सस्पेंड करने के लिए, यानी उसे मना करने में। उसके कंडीशन की बात है। अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, हमारे पास आपको पता है IMP होता है, इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो उसके अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज, इसकी बात हुई। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स बाय द एम्प्लॉयर, कैसे रिकॉर्ड्स उसके मेंटेन किए जाएंगे, रिटर्न्स कैसे फाइल किए जाएंगे इत्यादि। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ कॉरपोरेशन स्टाफ, कॉरपोरेशन स्टाफ जो होंगे जैसे कि आपके लिए रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन बनाएगी कौन, कॉरपोरेशन। ये था हमारा 97। हमने देखा 95, 96, 97 में नेक्स्ट रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 95 में सेंट्रल गवर्नमेंट, 96 स्टेट गवर्नमेंट और 96 कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है सेक्शन 99। सेक्शन 99 कहता है मेडिकल केयर फॉर फैमिलीज ऑफ IP इंश्योर्ड पर्सन्स, यानी प्रावधान कहता है द कॉरपोरेशन में प्रोवाइड और कंट्रीब्यूट, प्रोवाइड कर सकते हैं या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसके लिए, टू द कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर फॉर इंश्योर्ड पर्सन्स फैमिलीज व्हेन फंड्स अलाउड, यदि फंड्स हमारे पास अलाउ करती है तो हम IP के फैमिलीज के लिए कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट भी उसके लिए कर सकते हैं। यह था हमारा सेक्शन 99। नेक्स्ट है सेक्शन 99A, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, यानी कोई डिफिकल्टी आती है उसे रिमूव करने का पावर किसके पास है, देखते हैं। ऑथोरिटी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू एन ऑर्डर्स टू रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट, यानी कोई भी डिफिकल्टी यदि आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए अथॉरिटी है उसे रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट स्कोप क्या है, डायरेक्शन मस्ट बी अलाइन विद द एक्ट बट ओवरराइड कन्फ्लिक्टिंग रूल्स और रेगुलेशंस। नेक्स्ट है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में क्या है, ऑर्डर्स आर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में पब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट ये है सेक्शन 100। इस चैप्टर का सबसे लास्ट सेक्शन है सेक्शन 100। यह कहता है रिपील एंड सेविंग। रिपील क्या है, लॉज corresponding to this act in certain case areas, एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मर पार्ट बी स्टेट्स। इसमें कुछ प्रावधान है जो पहले उसमें पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी, पार्ट ए दिए हुए हैं जो कि यहाँ शॉर्टकट में लिखा गया है, तो इसे आप एक्ट से भी देख सकते हैं, परंतु इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं इसलिए हमने शॉर्टकट में यहाँ रखा है। पार्ट बी और पार्ट ए दोनों अलग अलग है जो कि एक्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसमें एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, प्रीवियस ऑपरेशन, पेनल्टीज, इन्वेस्टिगेशन और लीगल रेमेडीज अंडर द रिपील्ड लॉ रिमेन अनअफेक्टेड, वह अनअफेक्टेड होगा। एक्शन टेकन अंडर द रिपील्ड लॉ आर ट्रीटेड एज इफ डन अंडर दिस एक्ट अनलेस सुपरसीडेड। तो इसमें मेनली रिपील की बात की गई है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बने थे अभी तक इसलिए हमने इसे बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं किया है। तो ये था हमारा लास्ट मिसलेनियस का लास्ट सेक्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में शेड्यूल की बात करेंगे, शेड्यूल 1 2। शेड्यूल से अधिक क्वेश्चन आते हैं तो शेड्यूल भी आपके सामने जल्दी आएगा। थैंक यू।